हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट, आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है बायोटेक का पार्ट 2। मतलब इसके पहले जो हमने देखा था वो बायोटेक का पार्ट 1 था, जिसमें हमने प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात की थी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, अगर आपको याद है तो हमने उस बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में कई बातें की थी जो बायोटेक को हम समझ रहे थे। जैसे एग्ज़ाम्पल, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने उस वक्त पढ़ा था, उसका डेफिनेशन पढ़ा था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसी में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने वेक्टर क्या रहता है, मतलब प्लाज्मिड क्या रहते हैं, वो भी पढ़ लिए थे। उसके बाद में जो फॉरेन जीन होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज एलियन जीन, एलियन डीएनए, वो क्या है वो पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या रहते हैं वो भी हमने पढ़ा था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करते हैं, कहाँ पे वो स्पेसिफिक कट लगाते हैं, वो हमने पढ़ा था। उसका एग्जांपल हमने इको R1 भी लिए थे, जो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हमने लिए थे, और एक हिंट लिया था। ओके, उसके बाद हमने उसी के अंदर जीन को आइसोलेट कैसे किया जाता है, मतलब डीएनए को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है सेल के बाहर। उसके बाद डीएनए को कट किस तरह करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद हमने पीसीआर क्या होता है, पीसीआर किस तरह अप्लाई करना चाहिए, वो भी पढ़ा था हमने। पीसीआर की एप्लीकेशन पढ़े थे। और लास्टली हमने जो पढ़ा था वो आरडीएनए को सेल के अंदर कैसे भेजना और वहाँ पे वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। आरडीएनए जो है उसके अंदर जो फॉरेन डीएनए है वो प्रोडक्ट कैसे, प्रोटीन कैसे बनाता है वहाँ पे, वो भी हमने पढ़ा था। इस तरह हमने बायोटेक एक्चुअली है क्या वो हमने पढ़ा था, उसका इन्फॉर्मेशन पढ़ा था, उसका बेस पढ़ा था। ये था पार्ट 1 बायोटेक का। अभी शुरू करना है हमें बायोटेक का पार्ट 2, और इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशंस, मतलब बायोटेक का यूज़ कहाँ पे हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। वैसे एनसीईआरटी के अंदर 2 तरह के एप्लीकेशन दिए हैं। एक एप्लीकेशन जो एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में दिया है, और दूसरा एप्लीकेशन जो दिया है वो हेल्थ के बारे में दिया है, मेडिसिन के बारे में दिया है। ओके, देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि बायोटेक का जो एप्लीकेशंस है वो थेरापॉटिक हो सकता है, डायग्नोस्टिक हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी हो सकता है, बायो रेमेडिएशन हो सकता है, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है। देखते हैं 1 बाय 1। पहले तो उन्होंने कहा थेरापॉटिक्स। एक्चुअली थेरापॉटिक का मतलब है मेडिसिन्स। थेरापॉटिक मतलब होता है एक प्रकार की ट्रीटमेंट है, ये बीमारी को ट्रीट करने का ये प्रोसेस है। ओके, हीलिंग वाली प्रोसेस है जिसमें हम बीमारी को ठीक करते हैं। उसके लिए जो थेरापॉटिक ड्रग्स लगते हैं उसके लिए बायोटेक का यूज़ होगा, मतलब मेडिकल फील्ड में बायोटेक का यूज़ होगा। दूसरा डायग्नोस्टिक, वो भी आप जानते हैं कि डायग्नोसिस करना पड़ता है, ये भी एक प्रकार का सर्चिंग का मेथड है, बीमारी को दूर करने का एक मेथड है। उसके बाद में जीएमसी। जीएमसी का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब ये है ऐसे क्रॉप जिनका हमने डीएनए चेंज किया है, जिन क्रॉप के अंदर हमने डीएनए को मैनिपुलेट किया है। मैनिपुलेट का मतलब है चेंजेस करना। तो जिस क्रॉप का हमने डीएनए मैनिपुलेट किया, चेंज किया, थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन किया, दैट्स कॉल्ड एज जीएमसी। ओके, उसके बाद में बायो रेमेडिएशन। अब ये बायो रेमेडिएशन क्या है वो समझिए। बायो रेमेडिएशन का मतलब ये है कि ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज़म का, माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, और उस माइक्रोब्स के हेल्प से हम एनवायरनमेंट को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मतलब कहीं पे गंदगी हो रही है, कहीं पोल्यूशन है, तो उस पोल्यूशन को साफ़ करने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। इस कॉल्ड एज अ बायो रेमेडिएशन। समझ में आया क्या कहा मैंने? तो पोल्यूशन को दूर करने के लिए वी हैव टू यूज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस कॉल्ड एज बायो रेमेडिएशन। उसके बाद में है वेस्ट ट्रीटमेंट। हमने सीवेज वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था माइक्रोज वाले लेसन में, कि सीवेज को हमने कैसे ट्रीटमेंट के ज़रिए उसको क्लियर किया। तो यहाँ पर भी माइक्रोब्स का यूज़ करके हम वेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, जो गंदा पानी है उसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। और लास्टली एनर्जी प्रोडक्शन, जहाँ पे अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, तो वो बायोटेक का यूज़ करके हम किस तरह एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकेंगे वो भी हमें पढ़ना होगा। बात समझ में आ गई? तो ये एप्लीकेशंस है यहाँ पे ढेर सारे, तो ये एप्लीकेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं।
उन्होंने शुरू में दिए है एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट में। दूसरी बात करते हैं अभी, उन्होंने इंट्रोडक्शन में ये भी कहा है कि बायोटेक जो रिसर्च एरिया है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ रिसर्च फील्ड, और इस रिसर्च फील्ड में आपको किन मुद्दों के ऊपर फोकस करना है, किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। देखिए, पहला तो ये करते हैं कि कैटलिस्ट के ऊपर फोकस करना है। कैटलिस्ट आपको पता है क्या होता है, तो यहाँ पे हमें कैटलिस्ट की एक्चुअली जो कैटलिस्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है वो एक इम्प्रूव वेराइटी है माइक्रोब्स की या किसी क्रॉप की या किसी एनिमल की। तो हमें यहाँ पे किसी इम्प्रूव वेराइटी को यूज़ करना है, चाहे वो माइक्रोब्स की हो, क्रॉप की हो या फिर एनिमल की हो। ओके, या फिर हम एंजाइम को भी ले सकते हैं ताकि हमें प्रोडक्शन में हेल्प हो सके बढ़ने में। तो यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट कौन होगा? कैटलिस्ट यहाँ पे कोई भी मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा या फिर कोई एंजाइम होगा जिसका एक ही मकसद है प्रोडक्शन बढ़ाओ। दूसरा है ऑप्टिमम कंडीशन फॉर कैटलिस्ट। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, आपको अगर याद होगा तो हमें ऑप्टिमम कंडीशन बायोरिएक्टर में पढ़ा था हमने। ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट करनी थी। ऑप्टिमम कंडीशन इसलिए क्रिएट करनी थी कि उस कंडीशन के अंदर हम ऐसा कुछ करें, क्योंकि अगर ऑप्टिमम कंडीशन मिले तो वहाँ पे हमारा कैटलिस्ट अच्छे से काम करेगा। ऑप्टिमम कंडीशन मिले, अच्छे से पीएच है, अच्छे से टेम्परेचर है, अच्छे से वहाँ पे जो बैलेंस है न्यूट्रिशन का वो सब अच्छा है, तो उसके हिसाब से फिर जो भी एंजाइम है या जो भी माइक्रोब्स है वो अच्छे से काम करेंगे। गॉट इट। और तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। मेरे ख्याल से मैंने आपको प्रिंसिपल जब पढ़ाया था, मतलब बायोटेक 1 पढ़ाया था, तो लास्ट प्रक्रिया हमारा वही था, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। याद है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या पढ़ा था हमने वहाँ पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हमने बाहर निकाला था। याद आया? प्रोडक्ट को हमने बाहर निकाला, जो प्रोडक्ट बन गया था। बायोरिएक्टर अगर आपको याद है, ऐसा वेसल जिसके अंदर प्रोडक्शन हुआ था, इसलिए आप बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल पूरा जो वीडियो देख लो, वहीं तभी ये टॉपिक क्लियर होंगे आपके कि मैं क्या कह रहा हूँ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के बारे में। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमने क्या देखा था कि जो वेसल है उसके अंदर से हमने प्रोडक्ट को बाहर निकाला था, उसको बाद में सेपरेट किया था, प्यूरीफाई किया था। दैट्स अ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो बच्चों ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने दिया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लो। स्पेशली ये वाले जो पॉइंट्स है ये आप थोड़ा पढ़ लेना। ओके, अब एनसीईआरटी आगे क्या कहती है वो देखो। एनसीईआरटी आगे कहती है कि जो ह्यूमन बींग्स है उसने बायोटेक का एक्चुअली यूज़ करना अच्छे से सीख लिया है, तो हम बायोटेक का यूज़ करके हमारे ही लाइफ को कैसे और बेहतर बनाएं इसकी कोशिश कर रहे हैं। बायोटेक का यूज़ करके हमारे लाइफ को हम कैसे और बेहतर बनाएं इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोशिश 2 फील्ड में हो रही है अच्छे से, मतलब बहुत सारी फील्ड में हो रही है, लेकिन हमें 2 फील्ड के ऊपर फोकस करना है। तो पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा अभी का, वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड। ओके, देखते हैं इस टॉपिक को। सो स्टूडेंट, अभी शुरू करते हैं हम 12.1 दैट्स अ बायोटेक एप्लीकेशन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाले फील्ड में बायोटेक का यूज़ कैसे करना होगा। तो एनसीईआरटी क्या कहती है शुरू में? एनसीईआरटी कहती है कि हमें 3 तरह के ऑप्शन अगर हमारे पास है, 3 तरह के ऑप्शन अगर हमारे पास है तो हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से देखिए। पहला तो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब ये कि आपको वहाँ पे केमिकल का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, दैट्स अ केमिकल। ओके, दैट्स एग्रो केमिकल, वो आपको खेत में यूज़ करना पड़ेगा, तो आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब जानते हैं आप, जहाँ पे ये केमिकल से थोड़ा अलग है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें आप जो स्पेशली फर्टिलाइज़र होता है, जैसे आप जानते हैं काउ डंग का यूज़ होना, देन ड्राई लीव जो होते हैं रेसिड्यूज़ उनका यूज़ होना। ओके, जो खेत के लिए इतना हार्मफुल नहीं होता, दैट्स कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद में हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप की बात करते हैं। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप मतलब ये मॉडिफाइड क्रॉप है, मतलब जिस क्रॉप का हमने डीएनए मैनिपुलेट किया है, चेंज किया है। ओके, तो हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे। एक तो आप एग्रोकेमिकल यूज़ करो, या फिर आप ऑर्गेनिक बेस फार्मिंग यूज़ करो, या फिर आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस एग्रीकल्चर यूज़ करो। तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं एनसीईआरटी वो देखिए।
आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन तब आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, क्योंकि आज़ादी के कुछ सालों बाद यहाँ पे लगभग 1960 की बात है ये, बहुत सारा जो सूखा है ओके वो वहाँ पे क्रिएट हुआ था इंडिया में। मतलब पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ रहा था, उस कंपेयर में जो प्रोडक्शन है खेती का वो कम होते जा रहा था, जो जीडीपी है खेती का वो कम हो रहा था। ऐसे केस में ग्रीन रिवॉल्यूशन वहाँ पे कंसेप्ट लाने वाले थे हमारे इंडिया के डॉक्टर स्वामीनाथन। उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट क्या थे आपको पता होगा, जैसे इरिगेशन का होना, उसके बाद में आप हाई यील्ड वाले सीड यूज़ करना, ओके, अच्छी क्वालिटी के वेराइटी आप यूज़ करना, उसके बाद में आप पेस्टिसाइड जैसे इंसेक्टिसाइड्स, उसके बाद में फर्टिलाइज़र, इन सारी और अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सब का यूज़ करके आप खेती करना, दैट्स अ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब उस ग्रीन रिवॉल्यूशंस का फ़ायदा उस वक्त तो हुआ, लेकिन जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रहा था उस तरह ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो फूड प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रहा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं हुआ, हुआ उसका फ़ायदा, लेकिन जिस मात्रा में फ़ायदा होना चाहिए, जिस लेवल से फूड इंक्रीमेंट होने चाहिए, उस लेवल से फूड इंक्रीमेंट नहीं हो रहे थे, ओके, ना अभी हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से फूड प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ रहा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने उस वक्त पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, उसके बाद में फर्टिलाइज़र सब का यूज़ किया था हमने, या अभी भी कर रहे हैं। तो एक्चुअल में उसका एक्चुअल डिसएडवांटेज ये है, तो आपको पता है एग्रोकेमिकल, ये सब एग्रोकेमिकल अगर अंडर में अगर आते हैं, तो एग्रोकेमिकल यूज़ करोगे आप, केमिकल यूज़ करोगे आप, तो पहली बात तो आप ऑब्वियसली पोल्यूशन में जा रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ज़मीन ख़राब कर रहे हैं आप, ओके, ये सारी बातें उसमें आ जाती हैं। दूसरी बात ये है कि एग्रोकेमिकल्स का जो कॉस्ट है वो हमारे यहाँ का जो मिडिल क्लास फार्मर है उनको प्रॉफिटेबल नहीं है, ओके। मतलब जिसकी जो कॉस्टिंग है, जो हमारी जो कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया ना, तो उसमें जो फार्मर है इतने कॉस्टली, इतने महंगे जो केमिकल्स है वो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये मतलब खेती भी करनी है और अच्छे से क्रॉप भी लाना है, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उसके हिसाब से अनाज भी क्रिएट करना है उतने क्वांटिटी में। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको मूव करना है, डाइवर्ट होना है टुवर्ड्स द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की तरफ। मतलब ऐसे क्रॉप जिनको हमने मॉडिफाइड किया, जिसका डीएनए चेंज किया, जिसमें हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिसमें हम बायोटेक का यूज़ कर रहे हैं, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अगर आप ऐसे क्रॉप यूज़ करोगे तो ना आपको पेस्टिसाइड्स का डर रहेगा, आपको पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड से आप फ्री हो जाओगे, ओके, फर्टिलाइज़र का इतना यूज़ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में आ जाती हैं। तो आप जो डिपेंडेंट थे बाकी चीज़ों पे, तो उससे आप आज़ाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो ये हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो वो उसका सॉल्यूशन है। उसी तरह ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो प्लांट के बारे में हुआ, उसी तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की भी बात करनी हमें, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में हम एनिमल की बात करेंगे, हम फंगस की बात करेंगे, हम प्लांट सेल की बात करेंगे, हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, फंगस, एनिमल्स, इनका हमें डीएनए चेंज करना है, इनका हमें डीएनए को मैनिपुलेट करना है। तो इन सब के डीएनए को मैनिपुलेट करेंगे तो इन कैटेगरी को हम कॉमनली नाम देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनका कई सारा यूज़ है। हम आगे देखेंगे उनके एप्लीकेशंस क्या है, तो ओके, मेडिकल फील्ड में किस तरह एप्लीकेशन है इनका। तो मेरी बात शुरू है फ़िलहाल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की तरफ। अब मैं आपको आगे ये पढ़ाऊँगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो इसके अगर हमने उसे क्रिएट किया तो किस तरह फ़ायदा है उसका, किस तरह वो रिस्पांस देता है इस एटमॉस्फेयर को। तो हमें आगे एनसीईआरटी वही कहती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के फ़ायदे क्या हैं। देखते आगे इनके फ़ायदे। तो स्टूडेंट, अभी हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसके यूजेस किस तरह होंगे। तो ओके, तो शुरू करते हैं। ये सारे के सारे एप्लीकेशंस एनसीईआरटी के अंदर दिए उन्होंने, देखते हैं वन बाय वन। पहला ये कहते हैं टॉलरेंसी
टू द अबायोटिक कंडीशंस। मतलब देखिए, अपने यहाँ पे जो नॉर्मल प्लांट है उसको कितनी सारे कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। जैसे मान लो बारिश नहीं हुई, सूखा है, वो कंडीशन फेस करो, या फिर बहुत सारी ठंड आ चुकी है वो फेस करो, बहुत सारी धूप है वो भी फेस करो, ज़मीन अच्छी नहीं है, ज़मीन में पानी नहीं है। ये सारे जो कंडीशंस है एक सादे पौधे को, एक सिंपल पौधे को फेस करने पड़ते हैं। वही कंडीशन फेस ना करे, मतलब जो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है इस कंडीशन को फेस करेगा, अच्छे से करेगा और प्रोडक्शन भी होगा। ये खासियत है इसकी। मतलब कोई सिंपल प्लांट है तो मर जाएगा, ओके, वो फेस नहीं करेगा। लेकिन ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो ऐसे कंडीशन को, ऐसे अबायोटिक कंडीशंस को फेस कर सकता है। ओके, इसलिए मैंने आपसे कहा यहाँ पे टॉलरेंसी टू अबायोटिक कंडीशन, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो सूखे की कंडीशन हो, ड्रॉट कंडीशन हो, चाहे वो बहुत सारा हीट हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, या फिर वहाँ पे जो ज़मीन है वो अगर बहुत नमक वाली है, जिसमें बहुत सारा सॉल्ट है, तो भी ये पौधा ज़िंदा रहेगा। दैट्स कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ओके, उसमें से वो प्रोडक्शन दे सकता है हमें। दूसरा, रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स। देखो, फार्मर कैसे है, पेस्टिसाइड पे डिपेंड है, इंसेक्टिसाइड्स पे डिपेंड है, क्योंकि अगर वो अप्लाई करते, स्प्रे नहीं करते तो ऑब्वियसली क्रॉप ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर पेस्टिसाइड मार रहे हैं, स्प्रेइंग कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, ताकि क्रॉप जो है वो इंसेक्ट पेस्ट से बचा रहे। तो हम उन पे डिपेंड है ना, फिर फार्मर उन पे डिपेंड है ना फिर अल्टीमेटली पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड पे, और कॉस्टली भी है वो। तो ये ना हो, हम उन पे डिपेंड ना रहे, इसीलिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को सिलेक्ट किया ताकि हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से दूर रहे। देन तीसरा है रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट। अब देखिए, जैसे एग्जांपल, अब देखो गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो हो चुका है, उसका जो कटिंग है वो भी हो चुका है। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन लेने के बाद गेहूं अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसका अभी मार्केटिंग का मतलब अभी फेज़ है, उसको बेचना है अभी। ओके, प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, बेचने का अभी बारी है, बेचने का अभी स्टेप है, तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो वहाँ पर उनको ख़राब होने की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, हमने मान लीजिए गेहूँ जो है वो फसलों से निकाला है, हमने अपने खेत से निकाला है और कहीं उनको स्टोर्ड किया है बेचने के लिए, बेचने के बिफोर इसको स्टोर्ड किया, तो वहाँ पे चूहे उसको खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको खा सकती है, वो भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि वो ख़राब ना हो पड़े। ओके, तो ये जो है ये इसके भी चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज़ करते हैं तो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस है वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद में एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज, इसका मतलब क्या है? जो पौधा अगर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लगाया तो उसका टेंडेंसी रहेगा कि वो ज़मीन के अंदर से मैक्सिमम मिनरल्स को खींच सके। उसके जो रूट्स है वो इतने लायबल हो जाते हैं इस प्लांट के, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के, वो मिनरल्स को अच्छे से खींच सकते हैं। ओके, उनकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, उनका जो वर्क है वो बढ़ जाता है। लास्ट है इंक्रीज़ द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द क्रॉप। अब देखिए, यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होता है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने नॉर्मल क्रॉप से ज़्यादा होता है। यस, एक्चुअली हमने इसमें हम आगे पढ़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमने बहुत सारे बनाए हैं जिसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत अच्छे से बढ़ चुका है। मतलब आपको प्लांट के अंदर ही विटामिन्स मिल जाएंगे, आपको प्लांट्स के अंदर ही बहुत सारा न्यूट्रिशन फूड मिल जाएगा जो नॉर्मली क्रॉप में, नॉर्मली अनाज में नहीं होता। मैं स्पेशली अनाज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सीरियल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे गेहूँ है, चावल है, इसमें बहुत रेयरली हमें अच्छे से न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है। लेकिन अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ करेंगे ना तो हमें अच्छे से न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड मिलेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे राइस को क्रिएट करना है, जिस राइस में हमें विटामिन्स की मात्रा चाहिए। एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी के अंदर, एक गोल्डन राइस करके एग्जांपल है, गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। बात समझ में आ गई आपको?
तो हम पढ़ेंगे गोल्डन राइस को, विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा का मतलब क्या है, उसमें विटामिन और ए ऑलरेडी होता है कि और कोई होता है, और कोई केमिकल है जो विटामिन ए बना सकता है, हम पढ़ेंगे उस टॉपिक को। फिलहाल आप इतना वो एग्जाम्पल याद रखो अपना, कौन सा, गोल्डन राइस का, एनरिच विद विटामिन ए। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से बिलोंग करती है, और ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स है, आप इसे अच्छे से देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, द एप्लीकेशंस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आ गई। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है, इनके अलावा भी उसको कुछ ब्रांचेस है जो इंडस्ट्री के लेवल पे काम करती है, जो इंडस्ट्री के लेवल पे हमें फ़ायदा देती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जैसे एग्जांपल फार्मास्यूटिकल फील्ड है, फार्मा फील्ड है, मेडिसिन की फील्ड है, वहाँ पर भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमें फ़ायदा देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अलग अलग ब्रांचेस है, जो एप्लीकेशंस की ब्रांचेस है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया फार्मास्यूटिकल करके। ओके, अब इसके आगे जो एनसीईआरटी कहती है वो क्या कहती है, देखो उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है एग्रीकल्चर फील्ड से, वही हमें बात करनी है। उन्होंने छोटा सा कौन सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है एग्रीकल्चर फील्ड का। सो स्टूडेंट, उन्होंने एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है बायोटेक के एप्लीकेशंस का इन एग्रीकल्चर फील्ड में, और वो पार्ट है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। मतलब हमें पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्रिएट करने हैं। क्यों क्रिएट करने हैं? क्योंकि अगर हमने ऐसे पौधे क्रिएट किए जो किसी पेस्ट को रेजिस्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर पेस्ट का जो पेस्ट आता है, इंसेक्ट आता है, उसका असर कुछ नहीं होता। जैसे हमारे ऊपर माइक्रोब्स आते हैं, हमारी रेजिस्टेंस पावर इतनी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ती है कि तो हमारे ऊपर इनका असर नहीं होता। वैसे तो हमें अल्टीमेटली किसी पौधे की इम्यून सिस्टम बढ़ानी है अगेंस्ट द पेस्ट, अगेंस्ट द इंसेक्ट। बात समझ रहे हैं आप? तो हमें ऐसा पौधा क्रिएट करना है जिसका इम्यून सिस्टम इतना हायर है, तो उसके ऊपर पेस्ट है, इंसेक्ट है, उसको कुछ नहीं होगा। ओके, तो वही इंट्रोडक्टरी पार्ट है, छोटे पैराग्राफ में उन्होंने दिया है, उनकी बात करते हैं अभी। तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्रिएट करना है जिसकी वजह से हम पेस्टिसाइड जो है उसके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, और पेस्टिसाइड का जो यूज़ है वो इतना नहीं होगा, तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे पेस्टिसाइड से। मतलब ऊपर से केमिकल लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है पौधे को। अब उन्होंने एक छोटा सा पे एक कॉन्सेप्ट दिया है, समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, बाद में उन्होंने डिटेल में बात की इसकी। तो एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis, इसको हम शॉर्ट में बीटी कहते हैं, बीटी बैक्टीरिया का नाम है ये। तो उस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन है। ओके, ये जीन की एक्टिविटी क्या है? ये जो जीन है यहाँ पे एक्सप्रेस होता है, जीन यहाँ पे एक्सप्रेस होता है और एक बीटी टॉक्सिन नाम का केमिकल बनाता है। बैक्टीरिया का नाम था बीटी, दैट्स बैसिलस thuringiensis। इसके पास एक जीन है जो एक बीटी टॉक्सिन बनाएगा, एक केमिकल बनाएगा, एक जहर बनाएगा, जो जहर होता है इंसेक्टिसाइडल। मतलब इस टॉक्सिन की वजह से वहाँ पे इंसेक्ट मर सकता है, इंसेक्ट मरेगा एक्चुअल में। ओके, मर सकता है मतलब इंसेक्ट वहाँ पे किल हो जाएगा। तो ऐसी बात हो गई। तो वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, ये बैक्टीरिया है, उसके अंदर जीन है, वो बीटी टॉक्सिन बना रहा है, जो एक बीटी टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल है जो इंसेक्ट को मारेगा। अब करना क्या है मुझे? ओके, मतलब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना ये है कि जो जीन आप दिख रहे हैं, इस जीन का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसने जो प्रोटीन बनाया, जो जहर बनाया, वो जहर तो इंसेक्टिसाइडल है ना। हमें फिर इस प्रोटीन से काम है, प्रोटीन किसने बनाया? जीन ने बनाया, फिर जीन से काम है। हमने ये जीन बाहर निकाला यहाँ से, तो जीन को हमने यहाँ से बाहर निकाला और किसी पेड़ के अंदर, किसी क्रॉप के अंदर ऐड किया। अब वो ऐड कैसे करना है, क्या करना है, जो नेक्स्ट टॉपिक वही दिया है उन्होंने। तो फिलहाल इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या दिया? जीन को इस पौधे के अंदर इंसर्ट किया गया, ये जीन यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ, तो उसने एक्सप्रेस होने के बाद ऑब्वियसली क्या बनाया होगा? बीटी टॉक्सिन बनाया होगा। तो बीटी टॉक्सिन फिलहाल कहाँ है? पेड़ के अंदर है। तो पेड़ के अंदर है वो टॉक्सिन। अब मुझे बताओ, इस पेड़ को अगर किसी पेस्ट ने खाया, किसी इंसेक्ट ने खाया, तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसकी मौत हो जाएगी ना। तो ये पेड़ इंसेक्ट के लिए, पेस्ट के लिए जहरीला बन चुका है। इंसेक्ट या पेस्ट इस पेड़ को अभी खा नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर वो जीन हमने ऐड किया जो बैक्टीरिया के अंदर था। ओके, तो जीन के आने की वजह से बीटी टॉक्सिन बना, इसलिए वजह पेड़ जहरीला बना, सिर्फ किस लिए? पेस्ट किन के लिए? पेस्ट के लिए, इंसेक्ट के लिए।
तो एक छोटा सा ये पार्ट था, एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसके बारे में उन्होंने डिटेल में दिया है आगे करके। आगे उन्होंने जैसे एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी के अंदर बीटी कॉटन करके। अब मैं थोड़ा इस प्लांट का नाम बताऊं। ये प्लांट हो सकता है बीटी कॉटन, जैसे कॉटन प्लांट को हम इस तरह बना सकते हैं, कॉटन प्लांट बीटी कॉटन, जिसको किसी पेस्ट ने खाया तो पेस्ट मर जाएगा। ऐसे कई सारे वहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं जो बीटी से बिलोंग कर रहे हैं। बीटी कॉटन है, बीटी टोमेटो है, बीटी पोटैटो है, एनसीईआरटी के अंदर है सब एग्जाम्पल। बीटी का सोयाबीन है, ओके। तो बीटी कॉटन है, बीटी सोयाबीन है, बीटी का टोमेटो है, बीटी का पोटैटो है, सो एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स है बीटी से बिलोंग करते हुए। तो स्टूडेंट, हमने अब तक जो पढ़ा वो एक एग्रीकल्चर फील्ड में ही हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो बीटी कॉटन रहेगा। लेकिन बीटी कॉटन के पहले जो इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन जो भी है एनसीईआरटी के अंदर, वो हमने कंप्लीट की है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे कि उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के होने से क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो आप अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद में इंट्रोडक्शन में जो भी उन्होंने हमें पॉइंट्स दिए, की पॉइंट्स, वो भी आप अच्छे से पढ़ लो। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा बीटी कॉटन के ऊपर। थैंक यू।